इससे पहले हम क्लास में इस चीज को पढ़ चुके हैं, तो प्रियम्बल को रिपीट करते हैं। बेसिकली वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट का पर्पस क्या है, किस मकसद के लिए ये कानून बनाया गया और किस चीज से ये कानून डील करता है। प्रियम्बल में आप जब लोग पढ़ते हैं तो उसमें मेंशन किया हुआ है आप लोगों की बुक पे, whereas it is expedient to consolidate and amend the law relating to the making and maintenance of records of rights। तो ये बात तो क्लियर है कि ये जो कानून है ये डील करता है किस चीज से, मेकिंग और मेंटेनेंस ऑफ रेकॉर्ड ऑफ राइट्स, यानी कि जो राइट्स के रिकॉर्ड्स हैं उनको ना सिर्फ ये फर्स्टली मेक करता है, उसके बाद इसको मेंटेन किया जाता है। सेकेंडली इसका पर्पस है, और ये बड़ा मेजर पर्पस है, मेन पर्पस है लैंड रेवेन्यू एक्ट का, वो ये है असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका अंदाजा लगाना, तखमीना लगाना, उसका ये असेस करना कि कितना रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी किसी भी एग्रीकल्चर लैंड से, और उस असेसमेंट के बाद उसको कलेक्ट करना। सेकंड इसका पर्पस है असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट, और ये बेसिक और मेजर फंक्शन है जो रेवेन्यू ऑफिसर्स परफॉर्म करते हैं, जिस वजह से ये लॉ बेसिकली बनाया गया है। थर्डली इसमें है अपॉइंटमेंट एंड फंक्शंस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। ये जो मैटर्स हैं इनको डील करने के लिए, रेवेन्यू की असेसमेंट करने के लिए, रिकॉर्ड की जो है मेंटेनेंस करने के लिए, रिकॉर्ड की मेकिंग करने के लिए कुछ ऐसे लोग अपॉइंट किए जाते हैं जिनको रेवेन्यू ऑफिसर कहते हैं। और ये हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर को पढ़ा भी था सेक्शन 7 में, इसको हम रिपीट करेंगे, इसके फौरन हम ये लोग ये कर लेंगे प्रीएम्बल। तो तीसरा जो है बेसिक पर्पस वो है मेकिंग और मेंटेनेंस के बाद अपॉइंटमेंट एंड फंक्शंस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। और इससे अलावा जितने भी रेवेन्यू मैटर्स हैं, जितने भी रेवेन्यू कनेक्टेड मैटर्स हैं, जैसे पार्टीशन है लैंड रेवेन्यू एक्ट की, जैसे आर्बिट्रेशन है रेवेन्यू से रिलेटेड, जितने भी रेवेन्यू रिलेटेड मैटर हैं वो वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट में पढ़े जाएंगे और आप लोगों ने पढ़े हैं। तो सेक्शन 5 से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्लास आप लोगों ने पढ़ लेनी है, अगर उसमें कहीं आपको कंफ्यूजन हुई तो आप लोगों ने मुझे जो है सेंड करना है मेरे नंबर पे। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है मैं उसको आपको एलैबोरेट कर दूंगा नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा। अब तरतीब क्या है, सेक्शन 5 को जब हम लोग पढ़ते हैं तो प्रोविंस टू बी डिवाइडेड इनटू डिविजन्स, प्रोविंस को डिवाइड किया गया है डिवीजन में, और इसी तरह डिवीजन को डिवाइड किया गया है डिस्ट्रिक्ट में जब आप लोग सेक्शन 6 को पढ़ते हैं, और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया है सब डिवीजन यानी तहसील में। इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के हवाले से, रेवेन्यू ऑफिसर्स की भी, और जर्नल टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जो सेक्शन 5 और 6 में एलाबोरेट की गई है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे इस हवाले से पूछा जा सकता है। तो प्रोविंस को डिवाइड किया गया है डिस्ट्रिक्ट में, और प्रोविंस को डिवाइड किया गया है डिवीजन में, और डिवीजन को फर्दर डिवाइड किया गया है डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीजन में। और यहाँ ही इन्हीं टेरिटरीज में जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। सेक्शन 7 डील करता है क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, और सेक्शन 7 की जो ये क्लासिफिकेशन है ये टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन वही वाली है जो आपने सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में पढ़ी है। सबसे हायर अथॉरिटी रेवेन्यू मैटर की वो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और वो थ्रू आउट द प्रोविंस रेवेन्यू मैटर को जो है वो देखते हैं और रेवेन्यू फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो इनके इख्तियारात प्रोविंस के अंदर हैं। प्रोविंस के अंदर जितनी भी डिविजन्स हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं,
जितने भी सब डिविजन हैं ये सब मतहत हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसमें जो है रेवेन्यू फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसी तरह सेकंड जो क्लास है रेवेन्यू ऑफिसर्स की वो है कमिश्नर। अब प्रोविंस को क्योंकि डिवाइड किया गया है डिवीजन में, तो इसीलिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बाद जो सेकंड अथॉरिटी आती है वो कमिश्नर है, और इसी तरह कमिश्नर जो है वो अपने इख्तियारात को प्रोविंस के अंदर रहते हुए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रोविंस के अंदर रहते हुए और कमिश्नर जो है वो डिवीजन के अंदर रहते हुए अपने अपने इख्तियारात को परफॉर्म करेंगे। डिवीजन को फर्दर डिवाइड किया गया है डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट में अपने इख्तियारात को जो है इस्तेमाल करेगा कलेक्टर, और ये कलेक्टर जो है ये थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट तमाम रेवेन्यू फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करेगा। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है जो है सब डिवीजन में, यानी कि तहसील में। तहसील में जो रेवेन्यू मैटर्स हैं वो असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट एंड असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड के ऑफिसर्स जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। तो ये कैटेगरीज हैं, ये क्लासेस हैं रेवेन्यू ऑफिसर की। इस पे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इस हवाले से कि प्रोविंस में कौन सी अथॉरिटी रेवेन्यू फंक्शंस परफॉर्म करेगी। आपको आगे उन्होंने जो है ऑप्शंस दी होंगी, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, तो आपने उन 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को जो है सिलेक्ट करना है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोविंस में कौन से रेवेन्यू ऑफिसर के पास इख्तियारात होंगे, तो आप लोगों के माइंड में ये जो है फौरन बात आ जानी चाहिए कि प्रोविंस में थ्रू आउट द प्रोविंस रेवेन्यू फंक्शंस को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि डिवीजन में रेवेन्यू मैटर्स को कौन परफॉर्म करेगा, कौन सी अथॉरिटी के पास इख्तियारात होंगे, कौन फंक्शंस जो है रेवेन्यू फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करेगा डिवीजन में, तो डिवीजन में आप लोगों के माइंड में फौरन आ जाना चाहिए सेक्शन 7 और क्लास बी के तहत कि डिवीजन में कमिश्नर ने रेवेन्यू फंक्शंस को परफॉर्म करना है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्ट्रिक्ट में रेवेन्यू फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा, तो आपको सेक्शन 7 के क्लास सी के तहत आंसर करना है कि डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर रेवेन्यू फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सब डिवीजन में रेवेन्यू फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा, तो आप असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट एंड असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड को मेंशन करेंगे, यानी क्लास डी और क्लास ई को। यहाँ पर एक बात जो बहुत ज्यादा अहम है कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जब पेपर पूछा जाता है तो आप लोगों को आपके माइंड में सेक्शन का होना कि कौन सा सेक्शन किस चीज से डील करता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वाले से आप लोगों के माइंड में ये होना चाहिए कि सेक्शन 7 जो है वो डील करता है क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स से। इसी तरह आपके माइंड में होना चाहिए कि सेक्शन 5 डील करता है जुरिसडिक्शन को और डिवीजन ऑफ टेरिटरीज को, यानी कि प्रोविंस को डिवीजन में और डिवीजन को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये जो बातें हैं आपको सेक्शन वाइज याद करनी है, आपको बुक पढ़नी है, ना कि कोई हेल्पिंग बुक पढ़नी है, फिर ही आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर जो है वो कर सकते हैं। तो सेक्शन 7 में जो फर्स्ट क्लास है रेवेन्यू ऑफिसर की, जो मेंबर्स रेवेन्यू ऑफिसर हैं, उसको अगर आप देखते हैं तो वो वेस्ट पाकिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट के तहत वो उनकी अपॉइंटमेंट होती है। और वेस्ट पाकिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उसका सेक्शन 3 ये बात एलेबोरेट करता है कि मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू थ्रू आउट द प्रोविंस अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे और थ्रू आउट द प्रोविंस उनकी जुरिसडिक्शन होगी और गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करेगी हर प्रोविंस में। इसी तरह सेक्शन 8 है जो एलेबोरेट करता है अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर और अपॉइंटमेंट ऑफ कलेक्टर के हवाले से। क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था इसको, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि कमिश्नर डिवीजन में होगा और कलेक्टर जो है वो डिस्ट्रिक्ट में अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करेगा, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। अब
आपसे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है, वो ये पूछ सकते हैं कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन सी है, कलेक्टर की या कमिश्नर की। कलेक्टर अपने इख्तियारात को किन टेरिटरीज के अंदर परफॉर्म करेगा, तो ये आंसर आपको सेक्शन 8 में मिलता है। फॉर ईच डिवीजन, अगर डिवीजन की बात की जाए तो कमिश्नर की बात आ जाएगी, और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाएगी तो कलेक्टर की बात आ जाएगी। फॉर ईच डिवीजन देयर शैल बी अ कमिश्नर, यानी कि हर डिवीजन में कमिश्नर होगा। इसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर होगा। इन ईच डिस्ट्रिक्ट देयर शैल बी अ कलेक्टर हु शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। अब कौन अपॉइंट करेगी उस कमिश्नर को या उस कलेक्टर को, तो मेंशन किया गया है आपके जो है बुक में ही, सेक्शन 8 में ही, कि गवर्नमेंट के पास इख्तियार है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी कमिश्नर को और कलेक्टर को। एंड हु शैल एक्सरसाइज थ्रू आउट द डिवीजन, अगर कमिश्नर है तो अपने इख्तियारात को मुकम्मल डिवीजन के अंदर इस्तेमाल करेगा, और अगर कलेक्टर है और डिस्ट्रिक्ट, अगर कलेक्टर है तो वो अपने इख्तियारात को डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस्तेमाल करेगा। कौन से इख्तियारात को वो इस्तेमाल करेगा, ये बात भी सेक्शन 8 में मेंशन की गई है। एज द केस में बी ऑल द पावर्स and discharge all the duties of the commissioner और कलेक्टर एज द केस में भी अंडर दिस एक्ट, वो अपने वो तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करेगा जो ये कानून उसको बाहसीयत कमिश्नर और बाहसीयत कलेक्टर दे रही है। तो इस कानून के तहत जो जो इख्तियारात उसको मिले होंगे, वो तमाम इख्तियारात कलेक्टर और कमिश्नर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि सेक्शन 5 जो है वो एलेबोरेट करता है टेरिटोरियल जो है जुरिस्डिक्शन को, कि किस तरह से डिवाइड किया गया है टेरिटरीज को। प्रोविंस को डिवाइड किया गया है डिवीजन में, और डिवीजन को डिवाइड किया गया है डिस्ट्रिक्ट में सेक्शन 6 के तहत, और डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया है फर्दर सब डिवीजन यानी तहसील में। और इन्हीं जुरिस्डिक्शंस के अंदर रेवेन्यू ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है सेक्शन 7 के तहत। जैसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्लास ए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अथॉरिटी किस हदूद के अंदर है, प्रोविंस के अंदर है। कमिश्नर क्लास बी, उसकी अथॉरिटी किस हदूद के अंदर है, डिवीजन के अंदर है। कलेक्टर क्लास सी, उसकी अथॉरिटी किसके अंदर है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट एंड असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड, उसकी अथॉरिटी किसके अंदर है, वो सब डिवीजन में तहसील में अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करेंगे। और सेक्शन 3 ऑफ वेस्ट पाकिस्तान लैंड वेस्ट पाकिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट का एलेबोरेट करता है अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और उनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के हवाले से। सेक्शन 8 है लैंड रेवेन्यू एक्ट का, जो बता रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर एंड कलेक्टर को, तो हर डिवीजन में कमिश्नर होगा और हर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर होगा, जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और वो अपने इख्तियारात को डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन के अंदर रहते हुए इस्तेमाल करेंगे, वो इख्तियारात जो इख्तियारात उसको वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट में मिले हैं। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 9। अगर आप लोग देखते हैं एडिशनल कमिश्नर एंड एडिशनल कलेक्टर, इस पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आपकी क्लासिफिकेशन से हटकर एक जो है एडिशनल क्लासिफिकेशन है रेवेन्यू ऑफिसर्स की, कि अगर कमिश्नर अपने इख्तियारात को उस टेरिटरी के अंदर परफॉर्म कर रहा है और वो जो है उसके पास लैक ऑफ टाइम है, तो गवर्नमेंट ये समझती है कि उसकी मदद के लिए किसी और शख्स को एज अ एडिशनल कमिश्नर अगर डिवीजन है और एज अ एडिशनल कलेक्टर अगर डिस्ट्रिक्ट है होना चाहिए, तो गवर्नमेंट एडिशनल कमिश्नर और एडिशनल कलेक्टर को अपॉइंट कर सकती है। और इसमें जो भी एडिशनल कमिश्नर गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी या एडिशनल कलेक्टर अपॉइंट करेंगे, उनके इख्तियारात क्या होंगे, वो वही इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे जो इख्तियारात उनको
मिले हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट में, यानी कि जो इख्तियारात कमिश्नर और कलेक्टर को मिले हैं, लेकिन ये जो एडिशनल कमिश्नर और एडिशनल कलेक्टर होंगे ये मातहत होंगे कमिश्नर के और कलेक्टर के। तो गवर्नमेंट में अपॉइंट, यहाँ पर वर्ड में का आ गया है, मैंने आप लोगों को जब क्लास पढ़ा रहा था क्लियर किया था में और शेल में डिफरेंस क्या है। जहाँ पर वर्ड शेल का इस्तेमाल होता है वहां पर लाजम तौर पर अपॉइंटमेंट होनी है, और जहां पर वर्ड में का इस्तेमाल होता है वहां पर गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो अपॉइंट करे चाहे तो अपॉइंट ना करे। तो आपने सेक्शन 8 में जो पढ़ा था वो शेल का वर्ड पढ़ा था, यानी कमिश्नर और कलेक्टर की अपॉइंटमेंट लाजमी तौर पर गवर्नमेंट ने करनी है। यहाँ पर आप मे का वर्ड पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट का इख्तियार है, गवर्नमेंट चाहे तो किसी डिवीजन में या किसी डिस्ट्रिक्ट में एडिशनल कमिश्नर और एडिशनल कलेक्टर को अपॉइंट कर सकती है। हु शैल एक्सरसाइज थ्रू आउट द डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट, वो अपने इख्तियारात को उसी डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट में इस्तेमाल करेंगे, वो इख्तियारात जो कमिश्नर और कलेक्टर को मिले हैं, लेकिन वो मतहत होंगे उस कमिश्नर और कलेक्टर के। सेक्शन 10 डील करता है असिस्टेंट कलेक्टर से, और इसी तरह गवर्नमेंट के पास ही इख्तियार है कि वो किसी डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी सब डिविजन हैं वहां पर जितने रिक्वायर्ड असिस्टेंट जो है कमिश्नर है और असिस्टेंट कलेक्टर हैं वो अपॉइंट कर सकती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है। दोबारा मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 7 के हवाले से, क्योंकि क्लासिफिकेशन के हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स जो है उसमें इस हवाले से भी पूछा जा सकता है कि उनकी जुरिडिक्शन जो है वो कौन कौन सी है। जैसे वो पूछ सकते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जुरिडिक्शन कहाँ पर है, तो आपके जहन में होना चाहिए थ्रू आउट द प्रोविंस है। इसी तरह कमिश्नर की जुरिडिक्शन है तो आपके माइंड में होना चाहिए कि थ्रू आउट द जो है डिवीजन है। उसके बाद कलेक्टर की जुरिडिक्शन है तो आपके माइंड में होना चाहिए थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट है। और इसी तरह असिस्टेंट कलेक्टर की जुरिडिक्शन है तो वो थ्रू आउट द सब डिवीजन है, यानी कि वो तहसील के अंदर अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करें। बात आ जाती है इनको कंट्रोल किसने करना है। जर्नल सुपरिटेंडेंस, ये सुपरिटेंडेंस है सेक्शन 13। आपसे पूछा जा सकता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसका मतहत होगा, कौन कंट्रोल करेगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन होगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने किसको आंसर करना होगा। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल बी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मातहत होगा गवर्नमेंट का, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। इसी तरह बाकी जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं जिसमें कमिश्नर है, कलेक्टर है, असिस्टेंट कलेक्टर है फर्स्ट ग्रेड एंड असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड है, वो मतहत होंगे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, यानी जर्नल सुपरिटेंडेंस और कंट्रोल किसके पास होगा, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास होगा। अब तरतीब वाइज नीचे जाते जाएंगे तो कमिश्नर के पास डिवीजन का चार्ज है, थ्रू आउट द डिवीजन है, तो डिवीजन के अंदर जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे उनको कंट्रोल किसने करना है, उनको कंट्रोल कमिश्नर ने करना है। इसी तरह कलेक्टर के पास डिस्ट्रिक्ट का चार्ज है, तो डिस्ट्रिक्ट में जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर होंगे उनको कंट्रोल किसने करना है, उनको कंट्रोल कलेक्टर ने करना है। सेक्शन 14 डील करता है पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस एंड विड्रा एंड ट्रांसफर केसेस। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस किस के पास इख्तियार है मैटर को डिस्ट्रीब्यूट करने का, रेवेन्यू मैटर को उसको विड्रा करने का और केसेस को ट्रांसफर करने का। तो सेक्शन 14 की क्लास 1 है, सबसेक्शन 1 है द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बाय रिटन ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट इन सच मैनर एज मे बी डीम्ड फिट एनी बिजनेस
cognizable by the revenue officer under its control by like order withdraw any cases pending before the such revenue officer। बोर्ड जर्नल इख्तियार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है कि वो रेवेन्यू मैटर को, मैटर रेवेन्यू होना चाहिए। इस यहाँ पर एक बात क्लियर कट उन्होंने मेंशन की हुई है कि किस मैटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस मैटर को विड्रॉ किया जाएगा, किस मैटर को या किस केस को ट्रांसफर किया जाएगा। तो पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इख्तियार है कौन से मैटर को, वो मैटर जिसका इख्तियार है उनके पास, यानी कि वो मैटर जो रेवेन्यू अथॉरिटीज सुन सकती हैं, जिनका इख्तियार है उनके पास, तो वो मैटर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ना सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है बल्कि उसको किसी रेवेन्यू ऑफिसर से विड्रॉ करके किसी अदर रेवेन्यू ऑफिसर को ट्रांसफर भी कर सकता है। इसी तरह यही इख्तियारात कमिश्नर डिवीजन में इस्तेमाल करेगा सबसेक्शन 2 के तहत, और कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट में इस्तेमाल करेगा सबसेक्शन 3 के तहत। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 22 को, powers of revenue officer to summon persons to give evidence and to produce documents। रेवेन्यू ऑफिसर के पास इख्तियार है कि रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो किसी भी शख्स को कॉल कर सकता है। कॉल ऑफ द कोर्ट जो होती है या कॉल ऑफ द अथॉरिटी जो होती है वो समन कहलाती है। तो रेवेन्यू ऑफिसर किसी भी शख्स को समन सर्व कर सकता है। किस मकसद के लिए, अगर उसको ये लगता है कि जो मैटर उसके बिफोर चल रहा है उसको डिसाइड करने के लिए उस शख्स का उसके आगे पेश होना और उस मैटर के हवाले से किसी बात का बताना या उस मैटर के हवाले से किसी डॉक्यूमेंट का प्रोड्यूस करना जरूरी है, तो वो उस शख्स को कॉल कर सकता है सेक्शन 22 के सबसेक्शन 1 के तहत। और रेवेन्यू ऑफिसर में समन any person whose attendance he consider necessary for the purpose of a business before him as a revenue officer। तो यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर का इख्तियार है कि रेवेन्यू ऑफिसर किसी भी शख्स को कॉल कर सकता है, वो शख्स जिसको वो ये समझता है कि उसका आना और आकर एविडेंस देना या किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना जरूरी है उस मैटर को सॉल्व करने के लिए, तो वो उस शख्स को कॉल कर सकता है। आपसे पूछा जा सकता है जिस शख्स को कॉल किया जा रहा है उसकी ड्यूटी क्या है। तो सेक्शन 22 का सबसेक्शन 2 इस बात से डील करता है, अ पर्सन सो समन, जिस शख्स को बुलाया जा रहा है। रेवेन्यू ऑफिसर ने जिस शख्स को बुलाया है, रेवेन्यू ऑफिसर ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए अंडर सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 अगर किसी शख्स को कॉल किया है तो उस शख्स पर लाजम है, शैल बी बाउंड, यानी कि जरूरी है कि वो शख्स टू अपीयर, हाजिर आए, एट द टाइम। अब अपीयरेंस के मैनर्स क्या है कि उसने कब अपीयर होना है, अपनी मर्जी से जब उसका दिल करेगा वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाएगा, नहीं। सेक्शन 22 का सबसेक्शन 2 इस बात को क्लियर कट बता रहा है कि उसने अपीयर होना है। कब अपीयर होना है, एट द टाइम, उस वक्त, एंड प्लेस, उस जगह, ना सिर्फ उस वक्त बल्कि उस जगह भी जिस जगह पर उसको समन एलेबोरेट कर रहा है अपीयर होने का। मेंशनड इन द समन, जो बात, जो जगह और जो वक्त उस समन में, उस बुलावे में, उस कोर्ट के समन में मेंशन कर दी गई है, तो उसने उस जगह पर और उसी वक्त में अपीयर होना है। तो ये शख्स, जिस शख्स को कॉल किया जा रहा है उस पर ड्यूटी बाउंड है, लाजम है कि वो शख्स उसी जगह पर उसी वक्त में अपीयर हो उस अथॉरिटी के आगे जो अथॉरिटी उसको कॉल कर रही है। अब अपीयरेंस के दो तरीकेकार हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि अपीयरेंस जो है वो कितने किस्म की होती है, तो आप लोगों के माइंड में ये बात आनी चाहिए फौरन के दो तरह से एक शख्स अपीयर हो सकता है जिस शख्स को कॉल किया जा रहा है। एक पर्सनल अपीयरेंस है और दूसरी उसकी अपीयरेंस है थ्रू अथोराइज्ड एजेंट। तो आप लोगों को नोटिस के मुताबिक अपीयर होना है।
अगर नोटिस में मेंशन किया गया है कि जिस शख्स को कॉल किया जा रहा है उसने पर्सनली अपीयर होना है। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो किसी पटवारी को कॉल करता है कि आप फलां रजिस्टर लेकर रेवेन्यू कोर्ट में अपीयर हों और पर्सनली अपीयर हों, तो वो जो पटवारी है, मुतलका पटवारी है, वो मुतलका रजिस्टर को लेकर ही रेवेन्यू ऑफिसर के आगे अपीयर होगा, क्योंकि इन पर्सन कॉल किया गया है। इसी तरह रेवेन्यू ऑफिसर किसी भी शख्स को पर्सनली कहता है कि आप अपीयर हों, तो वो शख्स पर्सनली अपीयर होगा। अगर इजाजत है उस शख्स को कि वो शख्स थ्रू अथोराइज्ड एजेंट अपीयर हो सकता है, तो उस शख्स को उस इजाजत के मुताबिक अथोराइज्ड एजेंट के जरिए अपीयर होने, वो अथोराइज्ड एजेंट के जरिए भी अपीयर हो सकता है। तो इन द समन इन पर्सन इफ समन सो अलाउस, अगर इजाजत है समन के मुताबिक, तो बाय हिज अथोराइज्ड एजेंट और लीगल प्रैक्टिशनर, तो वो अपने अथोराइज्ड एजेंट और लीगल प्रैक्टिशनर के जरिए अपीयर हो सकता है। तो सेक्शन 22 का सबसेक्शन 1 इख्तियार दे रहा है रेवेन्यू ऑफिसर को कि वो किसी भी शख्स को कॉल कर सकता है अगर उसे लगता है उस शख्स की अपीयरेंस जरूरी है किसी मैटर को सॉल्व करने के लिए, तो वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए सेक्शन 22 के सब सेक्शन 1 के तहत उस शख्स को कॉल कर सकता है कि वो शख्स अपीयर हो और एविडेंस दे या कोई डॉक्यूमेंट पेश करे। जिस शख्स को कॉल किया जा रहा है उस पर ड्यूटी बाउंड है कि वो रेवेन्यू ऑफिसर की कॉल को ओबे करते हुए उसके मुताबिक उस टाइम पर और उस जगह पर अपीयर हो, जिस टाइम और जिस जगह पर रेवेन्यू ऑफिसर ने अपीयर होने का कहा है उस समन में। मोड ऑफ अपीयरेंस दो तरह की है, एक पर्सनल अपीयरेंस है, एक अपीयरेंस बाय अथोराइज्ड एजेंट है। तो समन में ये मेंशन किया होता है कि किस सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आवाज आ रही है आप लोगों को? उसके बाद है एग्जेम्पशंस हैं। सर थोड़ा सा पीछे से बढ़ा दे आप, आपका माइक म्यूट हो गया था। जी मैं पढ़ाता हूँ। A person so summoned shall be bound to appear at the time and place mentioned in the summon, कि वो शख्स जिसको बुलाया जा रहा है, रेवेन्यू ऑफिसर ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए जिस शख्स को कॉल किया है वो शख्स जो है वो अपीयर होने लाजमी तौर पर अपीयर होगा और जो बात उससे पूछी जा रही है उसका आंसर करेगा। और वो अपीयर किस जगह पर होगा और किस वक्त होगा, क्या उसकी अपनी मर्जी के मुताबिक वो अपीयर होगा? तो सेक्शन 22 का सब सेक्शन 2 इस बात को एलेबोरेट करता है कि वो शख्स प्रॉपर टाइम में और प्रॉपर प्लेस पर, जो टाइम और प्लेस मेंशन किया गया है समन में, उसके मुताबिक वो अपीयर होगा। ना सिर्फ वो उसके मुताबिक अपीयर होगा बल्कि वो आंसर देगा, वो आंसर करेगा उस वो ना सिर्फ वो उस टाइम और प्लेस के मुताबिक अपीयर होगा बल्कि
जो बात उसको बताई गई है, जिस तरीके से उसको अपीयर होने का कहा गया है इन पर्सन या थ्रू ऑथोराइज्ड एजेंट, तो वो इन पर्सन या ऑथोराइज्ड एजेंट के मुताबिक वो अपीयर होगा। उसके बाद है किन लोगों को पर्सनल अपीयरेंस से एग्जेम्प्ट किया गया है। तो सेक्शन 132 और 133 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड इस बात से डील करता है कि कौन कौन से लोग जो है वो पर्सनल अपीयरेंस से एग्जेम्प्ट किए गए हैं। उसमें आप लोगों को मैंने रेगुलर क्लास में बताया भी था कि पर्दा नशीन लेडी है, प्रिविलेज्ड पर्सन है, और उसके बाद जो है माइनर है, जो है फिजिकली अनफिट पर्सन है, मेंटली अनफिट पर्सन है। तो ऐसे लोगों को पर्सनल अपीयरेंस से एग्जेम्प्ट किया गया है। इडियट है, ल्यूनिटिक है। सबसेक्शन 3 है जिस शख्स को कॉल किया गया है उस कॉल पर उसने उस कॉल को एडमिट करते हुए रेवेन्यू ऑफिसर के बिफोर अपीयरेंस को इंश्योर किया है, तो उस पर लाजम है कि जो बात उससे पूछी जा रही है और जो बात के लिए उसको बुलाया गया है वो बात वो उसी तरीके से बयान करे जिस तरीके से बयान करने का उसको कहा गया है। सेक्शन 23 है जो एलेबोरेट करता है कंटेंट्स ऑफ समन को। तो कंटेंट्स ऑफ समन के हवाले से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समन के कंटेंट्स कौन कौन से होंगे। जब मैंने क्लास में पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया था कि समन के कंटेंट्स कौन कौन से होंगे। एवरी समन शैल बी इन राइटिंग, जो समन होगा वो इन राइटिंग होगा, ओरली पैगाम को समन नहीं समझा जाएगा। इन डुप्लीकेट, समन में क्या चीज मेंशन होगी, स्टेट द पर्पस, किस मकसद के लिए किसी शख्स को बुलाया जा रहा है वो मकसद उस समन में मेंशन किया जाएगा। फॉर विच इट इज इशूड एंड शैल बी साइंड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर, और जो शख्स उसको बुला रहा है, जो रेवेन्यू ऑफिसर कॉल कर रहा है, उसके ना सिर्फ साइन होंगे बल्कि सील भी होगी। तो समन में बेसिकली कौन कौन सी चीजें होंगी, वो इन राइटिंग होगा, डुप्लीकेट होगा, स्टेट द पर्पस होगा, उसमें टाइम मेंशन किया होगा, उसमें जो है प्लेस मेंशन की होगी, उसमें डेट मेंशन की होगी, और उसमें रेवेन्यू ऑफिसर जो कॉल कर रहा है उसके साइन होंगे और उसकी जो है सील होगी। तो अगर किसी समन में इनमें से कोई चीज मिस है तो उसको प्रॉपर समन नहीं समझा जाएगा। तो कंटेंट ऑफ समन के हवाले से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समन के कंटेंट्स में ये बातें शामिल हैं, वो आपसे इसकी ऑप्शंस देकर पूछ सकते हैं। मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन, किसी शख्स को किस तरीके से बुलाया जा सकता है, ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम इसको डिस्कस कर लेंगे क्योंकि हमारा जो टाइम है वो खत्म हो रहा है। अगर किसी का आप लोगों में से क्वेश्चन है तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आप लोगों में से अगर किसी शख्स को कोई क्वेश्चन है, किसी भी स्टूडेंट को वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सर ये सैंपल पेपर जो है ये आपके पास आपको मिल गया है? सैंपल पेपर इंशाल्लाह ताला इस वीक के अंदर मतवक्को है कि हमारे पास आ जाएगा, फिर हम आपको उसके मुताबिक बताएंगे कि इसके मुताबिक हम। सही हो गया सर। और इसमें से बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया, काइंडली जिसका शोर आ रहा है वो कोशिश करें कि शोर से दूर हो जाए। इसमें आप लोगों ने कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने बुक को रीड करना है ताकि सेक्शंस आपके ज़हन में हो। जैसे मैंने आपको बताया कि आपसे सेक्शन बी पूछ सकते हैं कि इस चीज से कौन सा सेक्शन डील करता है। फॉर एग्जांपल वो पूछ सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर से कौन सा सेक्शन रिलेट करता है। उसमें आपको ऑप्शन दिए हो सेक्शन 7, सेक्शन 10, सेक्शन 11। तो आपके माइंड में होना चाहिए कि इस बात से सेक्शन 7 जो है वो डील करता है। इसी तरह से अगर वो आपसे टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के हवाले से पूछ लेते हैं तो आपके जहन में होना चाहिए कि टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन से कौन सा सेक्शन डील करता है। वो आपसे समन के बारे में पूछ लेते हैं तो आपके जहन में होना चाहिए कि समन से कौन सा रेलिवेंट सेक्शन डील करता है। तो ये आप लोगों को बुक से पढ़ना है, बेसिक सेक्शन आपके माइंड में होने चाहिए और उसके अंदर
क्वेश्चन के अंदर क्या बात की गई है वो बात आपको होनी चाहिए। जी कोई क्वेश्चन आप लोगों का अगर इसके हवाले से है तो वो आप मुझसे पूछ लें। सर ये हमें कोई असाइनमेंट वगैरह तो नहीं मिलेगी ऑनलाइन? आप लोगों को जो है ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर्स दिए जाएंगे, एमसीक्यूज होंगे। जो लास्ट मीटिंग है उसमें डिसाइड हुआ था, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव आपको दिए जाएंगे एमसीक्यूज, और फी का एमसीक्यू पर एमसीक्यू आपको 60 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। ये नहीं है कि टोटल 90 मिनट्स में आपने तमाम सॉल्व करने हैं, कुछ आप 60 सेकंड से पहले कर लेंगे और कुछ 60 सेकंड के बाद कर लेंगे। ऐसे नहीं है, आपको 60 सेकंड दिए जाएंगे। उन 60 सेकंड में आपने एक क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है, एक एमसीक्यूज को। जब वो 60 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद वो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ जाएगा। आपने अगले 60 सेकंड में उस नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। अच्छा वो भी सर कंप्यूटर के ऊपर ही हो गए हैं यानी कि वो पेपर वगैरह नहीं आएगा हमारे सामने? कंप्यूटर के ऊपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। आपको आपके पास आपकी स्क्रीन पर आप लॉगिन होंगे, वो आपको आईडी देंगे और कैमरे के साथ आपकी तस्वीर जो है वो उसको देख रहे होंगे। एक आपका एग्जामिनर जो है मतवक्को एग्जामिनर वो भेजेंगे और कॉलेज में आपको बुलाया जाएगा। कॉलेज के कंप्यूटर्स में आप इसको जो है सॉल्व करेंगे। और अगर हालात ज्यादा खराब होते हैं तो इसमें एक ऑप्शन ये भी दी गई थी कि वो आप लोगों को आपके घर में अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप घर बैठकर, अगर हालात ज्यादा खराब होते हैं। ये अब नेक्स्ट मीटिंग पर डिपेंड करती है बात कि क्या तय होता है, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि आप लोगों से ऑब्जेक्टिव पेपर लिया जाएगा। सर नेक्स्ट मीटिंग जो होनी कब है? आवाज नहीं आई आपकी। सर मैंने कहा नेक्स्ट मीटिंग जो सी वो होनी कब है? ये 24 मई को है।